हेलो फ्यूचर स्पेशलिस्ट, वेलकम टू मेडिशिया इंडिका। अब आज हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी के बारे में जिसने पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स का बजट हिला के रखा है। ठीक है, उस बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलिटस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्मोन एक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो डायबिटीज। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा डायबिटीज दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका डायबिटीज मेलिटस और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो दोनों को डायबिटीज क्यों बोला जाता है? तो इसके पीछे एक असली कहानी है। मतलब ऐसे कही जाती है कि 16th या 17th सेंचुरी में लोगों को जब मतलब यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती थी, जिन लोगों को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता था, तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट बोले तो भी वो डॉक्टर्स ही थे। तो उन डॉक्टर्स ने उनके यूरिन टेस्ट करके देखे। तो टेस्ट करने के बाद में पता चला कि कुछ लोगों के यूरिन में ऐसे मतलब मीठा मीठा सा फ्लेवर आ रहा है। ठीक है, तो उस वजह से फिर कुछ साइंटिस्ट ने उसको नाम दे दिया डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस का मतलब होता है स्वीट लाइक हनी। ठीक है, और कुछ लोगों का ऐसे सैंपल्स निकले जो कि फ्लेवरलेस थे या फिर टेस्टलेस थे। तो ऐसी चीजों को बोला गया डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे कि हमारा जो डायबिटीज मेलिटस है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? वो होता है आपके इंसुलिन की वजह से। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस होता है आपके इंसुलिन की वजह से। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जिस हार्मोन की वजह से ये सब लफड़ा हो रहा है वो हार्मोन आखिर बनता कैसे। ठीक है, तो इंसुलिन को बनने के लिए सबसे पहले जो कि आपका सिग्नल आएगा वो कहानी स्टार्ट होती है आपकी क्रोमोसोम नंबर 11 से। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म से इसका टेम्पलेट हमें मिलता है जिसके ऊपर आपका इंसुलिन प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहली बात, अगर इंसुलिन हमारा प्रोटीन हार्मोन है तो प्रोटीन बनने के लिए जो सबसे पहली जगह होती है वो होती है आपके राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स कहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है, अब ये जो सारी कहानी है ना, ये आपकी चल रही बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये हो गया आपके बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये आपके पैंक्रियाज के अंदर होता है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। खैर, तो आपका जो राइबोसोम था, इस राइबोसोम के अंदर आपका वो प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। अब जैसे ही ये प्रोटीन सिंथेसिस हो गया तो इसके बाद में ये हो आ जाता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे इसको बाहर फेंकना होता है तो ये आपका बनता है पहले प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे प्रो लगा दिया, उसके पहले भी एक प्री लगा दिया। अब इस प्री का क्या मतलब होता है? इस प्री का मतलब होता है अगर ये आपका प्रो इंसुलिन है तो इसके साथ में एक चीज चिपकी होती है। ठीक है, इस चीज का नाम होता है आपका सिग्नल पेप्टाइड। ठीक है, ये होता है आपका सिग्नल पेप्टाइड। अब जब आपके प्री प्रो इंसुलिन से आगे चल के आपका ये जो प्रो इंसुलिन बनने वाला है, ये बनने के लिए आपका ये सिग्नल पेप्टाइड जो होता है ना, ये इससे अलग हो जाता है। तो जो इसके अंदर प्री लिखा हुआ था ना, इस प्री का मतलब है सिग्नल पेप्टाइड। जैसे सिग्नल पेप्टाइड हट गया तो उसके बाद में बन गया आपका प्रो इंसुलिन। ठीक है, अब ये प्रो इंसुलिन कैसा होता है? आपका एक लंबा चौड़ा चेन बनता है ऐसा, जो कि आपका प्रिमिटिव फॉर्म में होता है। अब ये लंबा चेन बनने के बाद में इसमें असली अच्छी खासी फोल्डिंग नहीं हो रखी है। अब फोल्डिंग ना होने की वजह से ये मैच्योर इंसुलिन की तरह काम नहीं कर सकता। अब इसकी मैच्योरिटी या फिर फोल्डिंग होने के लिए हम लोगों को इसे भेजना पड़ेगा आपके गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया? आपके गोल्जी एपरेटस के अंदर। अब जैसे ही गोल्जी एपरेटस के अंदर चला तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं आपको, जिसको हम लोग प्रो हार्मोन कन्वर्टेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ये आपके आगे प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1 एंड 2। तो ये जो प्रो हार्मोन कन्वर्टेज एंजाइम है, इस प्रो इंसुलिन का कन्वर्जन कर देंगे आपके मैच्योर इंसुलिन में। ठीक है, तो जब भी किसी चीज का ऐसे कन्वर्जन होगा ना, तो उसके बाद में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका भी एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो कुछ चेन को इसने फोल्ड कर दिया मैच्योर इंसुलिन में, और उसके बाद में आपका जो बाय प्रोडक्ट बना वो होता है आपका सी पेप्टाइड। ठीक है, अब ये सी पेप्टाइड हमारे बहुत काम का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैसे। अब जैसे ये मैच्योर इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों बढ़े तो इन दोनों का बनने के बाद में क्या किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में इनको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, इन पैकेट्स को हम लोग बोलेंगे सिक्रिटरी ग्रैन्यूल्स, जिसको ही बाद में हम जाके बाहर इंसुलिन को फेंकते हैं। कौन फेंकते हैं? ये सिक्रिटरी ग्रैन्यूल्स। तो इसके अंदर तब तक के लिए इंसुलिन स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो सिक्रिटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर कौन कौन स्टोर होगा? एक तो होगा हमारा इंसुलिन और उसके साथ में कौन होगा?
सी पेप्टाइड। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने ज़ूम आउट किया है, ये है हमारा बड़ा वाला सेक्रेटरी ग्रैन्यूल, ठीक है? ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारा इंसुलिन स्टोर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है आपके हेक्सामर के फॉर्म में। इसके सेंटर में एक ज़िंक है और ज़िंक के बगल में ऐसे 6 इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स हमारे स्टोर हो चुके हैं, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन हेक्सामर, ठीक है? अब ये जो हेक्सामर है, इसके बगल में आप ये छोटे-छोटे धागे देख रहे होंगे, ये है हमारे सी पेप्टाइड्स, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आपका इंसुलिन निकलता है, उसके साथ में एक और चीज़ निकलती है जो कि है आपकी सी पेप्टाइड, ठीक है? तो ये सी पेप्टाइड क्या हो रहे हैं? इंसुलिन के साथ को-सीक्रेट हो रहे हैं। अब इसका हमारे लिए एक बहुत अच्छा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे कि मान लो रात की कोई मतलब आपकी इमरजेंसी ड्यूटी चल रही है और इमरजेंसी ड्यूटी के बीच में आपका कोई एक पेशेंट आ गया, बहुत खराब हालत में है। उस पेशेंट का आपने बीएसएल किया, तो आपका बीएसएल आ रहा है अराउंड 40, ठीक है? 40 के अराउंड इसका बीएसएल आ रहा है, ठीक है? अब 40 बीएसएल है मतलब क्या है? बहुत कम हो चुका है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई इसको मतलब नेचुरली हम लोगों ने इसका इंसुलिन नेचुरली बढ़ा है, मतलब कि या तो इंसुलिनोमा है, ठीक है? क्योंकि इंसुलिनोमा क्या होता है? एक ऐसा पैंक्रियास का ट्यूमर होता है जिसके अंदर इंसुलिन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बॉडी का शुगर लो हो सकता है अचानक, या फिर क्या हो सकता है कि किसी ने बाहर से उसको इंसुलिन का शॉट लगाया, या फिर लोगों का अटेंशन मिलने के लिए उसने खुद लगाया। तो ये करने के बाद में भी क्या होगा? उसका इंसुलिन कम हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? उसका सी पेप्टाइड टेस्ट करते हैं, ठीक है? कि उसके ब्लड के अंदर सी पेप्टाइड की मात्रा कितनी है, ठीक है? अगर ब्लड के अंदर सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? उसकी बॉडी ने खुद उतना इंसुलिन प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि जितना बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, उतना ही सी पेप्टाइड भी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ही ज़्यादा है और ये सी पेप्टाइड अगर कम है, तो इसका क्या मतलब है? कि उसको किसी ने बाहर से इंसुलिन या तो दिया है, या फिर उसने खुद इंसुलिन के शॉट्स इंजेक्ट किए हैं, ठीक है? तो ये होता है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे इंसुलिन का सिंथेसिस होता है। तो आगे चल के अब हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे होता है। ये तो पूरा हो गया भाई, सिंथेसिस हो गया, सब कुछ हम लोगों ने पता किया कि सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर हमारे इंसुलिन को टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है, ठीक है? अब इन ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर होने के बाद इसको सीक्रेट कैसे किया जाए? अब हम लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत कब पड़ती है? मान लो आप लोगों में से कोई गया हलवाई की दुकान पे, वहाँ पे मस्त-मस्त ताज़ी-ताज़ी रसमलाई दिख रही है, पेड़े भी दिख रहे हैं, बर्फी दिख रही है, आहाहाहा! ठीक है? तो हमें क्या करना होता है? वो खाने का मन कर जाता है। तो मान लो आपने क्या किया, उसमें से 4 रसमलाई खा ली, ठीक है? अब 4 रसमलाई खा ली, तो उस शुगर को हम लोगों को सेल्स में भी डालना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बीटा सेल्स को कैसे पता चलेगा कि इंसुलिन रिलीज़ करना है? तो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही ये ब्लड में हमारे शुगर आ गया, ठीक है? 1 सेकंड, ठीक है। ये हमारे ब्लड में अब शुगर आ गया। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए। चलो। ब्लड में हमारे शुगर आ गया। अब ये शुगर क्या होता है हमारा, कुछ रिसेप्टर्स की मदद से हमारे बीटा सेल के अंदर भी जाता है। अब ये जो बीटा सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं ना, ये होते हैं हमारे GLUT2 टाइप के रिसेप्टर। आगे चल के हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हमारे 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं जनरली, GLUT1 से GLUT4, ठीक है? एक GLUT5 भी होता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हो गया GLUT3 और ये हो गया GLUT4, ठीक है? तो इसमें से जो हमारे GLUT2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, ये होते हैं आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के ऊपर, ठीक है? तो ये जो GLUT2 टाइप के रिसेप्टर है, इनके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनमें से केवल एक रिसेप्टर है जिनके लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है हमारे GLUT4 रिसेप्टर्स, ठीक है? जो कि हमारे एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह के अंदर होते हैं, ठीक है? तो इन GLUT2 रिसेप्टर्स की मदद से क्या हो गया, हमारा शुगर अंदर आ गया। शुगर का मतलब क्या? ग्लूकोज़, ठीक है? तो ये ग्लूकोज़ अब अंदर आ गया। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ग्लूकोज़ अंदर आएगा, तो हमारी सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, ग्लूकोकाइनेज, या फिर जिसको हम लोग हेक्सोकाइनेज भी बोलते हैं, ठीक है? जैसे ही ये एंजाइम मिला, तो इसको एक पाथवे मिल जाएगा, जिस पाथवे को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ते हैं बायोकेम में, ठीक है? क्या होता है ये? ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको पता होगा जहाँ पे भी काइनेज एंजाइम आ जाता है, तो ये काइनेज एंजाइम इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप चिपका देगा। तो जैसे ये फॉस्फेट चिपका देगा, तो आगे चल के क्या बनेंगे, इससे हमारे एटीपीज बनेंगे, ठीक है?
तो पूरा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे हो गया। ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के दौरान क्या बनेंगे? एटीपीज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे दो चैनल्स होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला तो ए वाला चैनल है और एक ये वाला चैनल है। ठीक है। अब ये वाला जो चैनल होता है ना, ये पहला वाला, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, ये होता है आपका पोटेशियम चैनल। ठीक है। और ये जो आपको वायलेट में दिख रहा है, ये होता है आपका कैल्शियम चैनल। अब बताता हूँ कि इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये जो पहला वाला चैनल होता है ना, पोटेशियम वाला, इसकी जो चाबी होती है वो होती है आपकी एटीपी। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला कैल्शियम का चैनल है, इस चैनल की चाबी होती है वोल्टेज। ठीक है। अब देखेंगे कि आगे कैसे होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो आपका पोटेशियम का चैनल है ना, ये नॉर्मली खुला रहेगा। जब हमारा पोटेशियम का चैनल खुला रहेगा, एक्चुअल में ये एरो उल्टा दिखाया गया है, ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो सेल के अंदर में जितना भी एक्सेस पोटेशियम हमारा हो रहा है, वो पोटेशियम क्या होगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो जब सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे सेल के अंदर का वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, वो एक लेवल तक स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे एटीपीज बने ना, तो एटीपी बनने के बाद में क्या हो गया, ये जो हमारा पूरा चैनल था ना, ये चैनल हो गया ब्लॉक। ठीक है। तो जैसे हमारा पोटेशियम का चैनल ब्लॉक हो गया, तो सेल के अंदर जितना पोटेशियम था वो बाहर निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। अब ये पूरा पोटेशियम यहीं पे जमा होना चालू हो जाएगा। जैसे ही पोटेशियम जमा होना चालू हो गया, तो क्या हो गया, मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा है। ठीक है। अब जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ गया, तो इसके वोल्टेज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इन कैल्शियम चैनल्स को चाबी मिल गई। ठीक है। तो जैसे कैल्शियम वाले चैनल्स को हमारी चाबी मिल गई, तो बहुत सारा कैल्शियम क्या हो गया, सेल के अंदर आ गया। और जैसे ही सेल के अंदर कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक विस्फोट हो जाएगा। किसका विस्फोट हो जाएगा? जो भी हमारे सिक्रेटरी ग्रैन्युअल्स थे, जिनके अंदर क्या भरा था, इंसुलिन भरा था। ठीक है। तो ये वाला सारा इंसुलिन क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस होके सेल के बाहर की तरफ निकल जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है। कहाँ जाने वाला है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो इस तरीके से हमारे इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, एक आपके एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है। जैसे कि आपका ग्लिमेपेराइड हो गया। ठीक है। ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं, इन एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है। ये क्या करेंगे, इन चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे। तो जैसे ही ये चैनल्स हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, वैसे क्या हो जाएगा, सेल के अंदर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। और जैसे वोल्टेज बढ़ गया, वैसे कैल्शियम अंदर आ जाएगा। और कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो इंसुलिन बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे सल्फोनाइल यूरियास। ठीक है। तो एक ड्रग का मैकेनिज्म हम लोगों ने यहीं पे कर लिया। चलो, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे डायबिटीज मेलिटस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई डायबिटीज की बात करेगा, तो उसका सबसे पहला जो सिम्टम होता है और सबसे कॉमन होता है, वो होता है आपका पॉलीयूरिया। ठीक है। मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है। देखो टॉयलेट भाग रहा है उसकी तरफ। ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है बहुत ज्यादा थर्स्ट लगना। ठीक है। इसका मतलब होता है पॉलीडिप्सिया। ठीक है। क्या मतलब होता है, पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी मांगता है पेशेंट। ठीक है। इसके बाद में तीसरा वाला जो होता है, ये होता है आपका पॉलीफेजिया। ठीक है। मतलब बार बार खाने का मन करता है हमेशा। ठीक है। तो ये होता है आपका पॉलीफेजिया। उसके बाद में आपका जो चौथा सिग्नल होता है, वो होता है फटीग। ठीक है। क्या हो गया इसको, फटीग हो गया। उसके बाद में पांचवा जो होता है आपका, वो होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, इसको पहले जो पैंट आती थी अब नहीं आ रही है। और इसके बाद में जो होता है, वो होता है ब्लरिंग ऑफ विजन। ठीक है। ये होता है आपका ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ये क्लासिकल साइंस है डायबिटीज मेलिटस की। अगर ये वाले साइंस सब कुछ पेशेंट के अंदर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने सिम्टम्स के बारे में। ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है कि डायबिटीज मेलिटस का हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है। अब डायबिटीज मेलिटस का डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोगों को कुछ क्राइटेरिया दिया होता है। तो एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका प्रॉपर जो कि पेशेंट डायबिटिक है।
ठीक है? और दूसरा क्या होता है कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, लेकिन उसका ब्लड शुगर फिर भी नॉर्मल नहीं है, थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है? इसको और एक नाम है, हम लोग इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन। प्री डायबिटिक कंडीशन, ठीक है? तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि पेशेंट हमारा प्री डायबिटिक है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग 4 चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो इसमें से HbA1c, ठीक है? अगर किसी पेशेंट का HbA1c 6.5 या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? उस पेशेंट को डायबिटीज़ है। लेकिन अगर पेशेंट का HbA1c 5.7 से लेके 6 पॉइंट यहाँ पे 4 होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? तो इसको मैं 4 कर देता हूँ, 1 सेकंड, ठीक है? 5.7 से लेके 6.4 के बीच में है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो? प्री डायबिटिक कंडीशन में हो जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है? एफबीएस का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर ये 126 या उससे ज़्यादा है, ठीक है? तो ये पेशेंट हो जाएगा डायबिटिक, ठीक है? और अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर 100 से लेके 125 है लेकिन 2 बार, ठीक है? अब ये 2 बार का क्यों? क्योंकि क्या होता है कभी-कभी एक आध बार अगर किसी का ब्लड टेस्ट कर लिया तो रैंडमली हो सकता है कि उसका इंसुलिन सॉरी उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ जाए, ठीक है? क्योंकि उसने कुछ मीठा खा लिया होगा या फिर कुछ ऐसा खा लिया होगा जिससे बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग एक टेस्ट पे सिर्फ रिलाय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पास पेशेंट आ गया बस एक बार टेस्ट किया उसका और डायबिटीज़ चिपका दिया उसको, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो कम से कम हम लोगों को 2 बार अलग-अलग ऑकेजन्स पे इसका टेस्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में आपकी तीसरी चीज है रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है? तो रैंडम ब्लड शुगर आपका कितना होना चाहिए? या तो 200 या फिर उससे ज्यादा। अगर इससे ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा? पेशेंट डायबिटिक हो जाएगा, ठीक है? और अगर यही आपका ब्लड शुगर 140 से लेके 199 के बीच में है दो ओकेजन्स पे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा पेशेंट? ये हो जाएगा आपका प्री डायबिटिक या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है? सेम आंकड़े होते हैं आपके ओजीटीटी के लिए। ओजीटीटी का मतलब होता है आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है? इस टेस्ट में क्या करते हैं आप? ठीक है, ओजीटीटी में आप पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, ठीक है? क्या देते हैं? 75 ग्राम ग्लूकोज। अब ये 75 ग्राम ग्लूकोज उसको पिलाना है, तो उसके बाद में क्या करेंगे आप? 2 आवर्स का वेट करेंगे, ठीक है? तो आप 2 आवर्स का वेट करेंगे और 2 घंटे बाद में हम लोगों को उसका टेस्ट करना है। अगर 2 घंटे के बाद में उसका ब्लड शुगर आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, तो इसका मतलब है पेशेंट डायबिटिक है। और अगर ये 140 से लेके 199 के बीच में आ गया तो क्या है हमारा पेशेंट? प्री डायबिटिक कंडीशन में। तो रैंडम ब्लड शुगर और ओजीटीटी के लिए हमारे सेम क्राइटेरियाज है, ठीक है? चलो, तो अब इसके बाद में एक छोटी सी चीज है, वैसे हम लोग ओबीजीवाई में फिर से पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये होता है आपका जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का क्राइटेरिया, ठीक है? अब जेस्टेशनल डायबिटीज में हमारा नॉर्मल काम नहीं करता, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिप्सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है? कौन से वाले? डिप्सी प्रोटोकॉल, ठीक है? अब जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या है ना, हमारे नॉर्मल टेक्निक्स में काम नहीं चलते, ठीक है? क्या होता है प्रेगनेंसी में प्लासेंटा से ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है? कौन सा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन क्या करता है? आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस करवाता है, ठीक है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि ये हार्मोन इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाएगा, इसलिए आपके स्पेशली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं ना, इन दोनों के अंदर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इसलिए पेशेंट कभी-कभी डायबिटिक्स हो जाते हैं, ठीक है? तो अब अगर मान लो दूर गाँव से कोई पेशेंट मतलब आपका टेस्ट करवाने आ रहा है, ठीक है? वो प्रेग्नेंट लेडी आपकी ओपीडी में चली आई और आप उसको सुबह बोल रहे हैं कि कल सुबह खाली पेट आ जाना, तो हो सकता है कि वो कभी वापस ही नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे डिप्सी क्राइटेरिया का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका 2 आवर्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है? तो इसमें क्या करना है आपको? फिर से वही 75 ग्राम ग्लूकोज उसको दे देना है। अब इसमें एक कंडीशन है, इसमें उसके लास्ट मील से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो समोसा खा के आई हो या चाय पी के आई हो, कुछ भी हो, फिर भी हम लोग ये टेस्ट करेंगे। और क्या होगा? इसमें हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज उसको
दे देंगे और एग्जैक्टली 2 घंटे बाद में हम लोग उसका प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करेंगे। इसकी कट ऑफ वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर हमारा मतलब अगर उस प्रेग्नेंट लेडी का ग्लूकोज 140 या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है। ठीक है, और अगर इससे कम है तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस नहीं है। अगर कोई लेडी आपके पास जीडीएम के साथ में आती है तो उसका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हमेशा क्या होगा, मेडिकल और न्यूट्रिशनल थेरेपी, कि मतलब आप उसको डाइट बताएंगे, आप उसको एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये करने के बाद में भी 2 हफ्ते के अंदर अगर उसका ग्लूकोज सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 2 हफ्ते बाद में आपको क्या करना है, उसके लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा होगी इंसुलिन। ठीक है, हालांकि मेटफॉर्मिन भी यूज कर लेते हैं लेकिन इंसुलिन एफडीए ने अप्रूव कर रखा है, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायबिटीज मेलिटस का डायग्नोसिस। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को पढ़नी है अब इंसुलिन की फार्माकोलॉजी। सॉरी, मैंने यहाँ पे फिजियोलॉजी लिख दिया गलती से। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं अभी फार्माकोलॉजी। ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ, ये है हमारी इंसुलिन की फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अभी इंसुलिन पढ़ेंगे कि कितने टाइप के क्या क्या इंसुलिन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, अब देखो, नॉर्मल हमारा जो इंसुलिन होता है उसमें 2 चेन होती है, एक होती है ए चेन और एक होती है बी चेन। ठीक है, तो ए चेन के अंदर हमारे होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और आपकी जो बी चेन होती है उसके अंदर आपके होते हैं 30 अमाइनो एसिड, और ये टोटल मिला के कितने हो गए आपके 51 अमाइनो एसिड। और ये दोनों जो आपकी चेन होती है इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है डायसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, कौन से होते हैं, डायसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से चिपका हुआ होता है। ठीक है, जब हम नॉर्मल इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली लगाते हैं, ठीक है, तो वो इंसुलिन कौन से फॉर्म में होगा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो वाला हमारा इंसुलिन होता है हेक्सामर्स के फॉर्म में। ठीक है, उसके 6 यूनिट होते हैं, हम लोगों ने देखा था वो जो ग्रैन्युल्स थे उनके अंदर क्या था, 6 मॉलिक्यूल्स थे इंसुलिन के। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेक्सामर। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस हेक्सामर को जब हम लोग देते हैं पेशेंट को तो इसको सिंगल मॉलिक्यूल में यानी कि मोनोमर में टूटने के लिए टाइम लगता है। इसलिए हमारा जो रेगुलर इंसुलिन है वो काम शुरू करने में कम से कम 30 से 45 मिनट का समय लगा देता है। अब क्या होता है, इस डिले को हम लोगों ने अगर खत्म करना है तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस इंसुलिन के जो हमारे अमाइनो एसिड्स है ना उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की। अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे किया। तो सबसे पहले होते हैं हमारे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो इंसुलिन है ना वो हेक्सामर बनाए ही ना, वो हमेशा वायल में भी क्या रहे, मोनोमर के फॉर्म में रखे। ठीक है, अब इनको याद रखने के लिए आपको एक न्यूमोनिक याद रखना है, लैग। ठीक है, तो जहां पे भी लैग आ गया मतलब इसका मतलब क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है एल फॉर लिस्प्रो। ठीक है, एल फॉर लिस्प्रो। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका ए फॉर एस्पार्ट। ठीक है, और तीसरा आपका क्या आ जाता है, जी से ग्लूलीसिन। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूलीसिन हो गया। ठीक है, तो लिस्प्रो, एस्पर्ट और ग्लूलीसिन। अब ये जो आपका लिस्प्रो है ना, इसमें क्या होता है, बी चेन के अंदर आपका प्रोलीन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोलीन। ठीक है, और 29 नंबर पे आपका होता है लाइसिन। प्रोलीन आपका 28 नंबर पे होता है। ठीक है, तो 29 नंबर पे होगा आपका लाइसिन। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अब उल्टा करने के बाद में क्या हो गया, 28 पे आ गया लाइसिन। ठीक है, और 29 पे चला गया प्रोलिन। ठीक है, नॉर्मली क्या होने वाला था हमारा, 28वें पोजीशन पे हमारा प्रोलिन होने वाला था, 29 पे हमारा लाइसिन होने वाला था। इसको हम लोगों ने उल्टा कर लिया। ठीक है, अब 28 पे क्या हो जाएगा लाइसिन और 29 पे क्या हो जाएगा प्रोलिन। ठीक है, क्योंकि ये लाइसिन और प्रोलिन से बने था इसलिए इसका नाम भी लिस्प्रो कर दिया बाद में। ठीक है, तो ये हमने चेंज छोटा सा कर दिया। तो क्या कर दिया हम लोगों ने, लाइसिन और प्रोलिन को इंटरचेंज कर दिया। अब ये इंटरचेंज होने की वजह से क्या हो गया, ये आपका जो हेक्सामर बनाने की प्रोसेस थी
ये बंद हो गई, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड्स को अल्टर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा एस्पार्ट, ठीक है। तो ये एस्पार्ट के अंदर क्या कर देते, हमारा जो ये 28वें नंबर के ऊपर प्रोलीन था, इस प्रोलीन को हटा के उसकी जगह पे क्या डालते हैं हम लोग, एस्पार्टिक एसिड डाल देते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा एस्पार्ट, ठीक है। प्रोलीन की जगह पे कौन डाल दिया, प्रोलीन को कैंसिल कर दिया, उसकी जगह पे डाल दिया एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो ये भी हमारा काम कर जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो हेक्सामर बनाने के लिए हमारे वो वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोगों ने उनको ही चेंज कर लिया तो हेक्सामर बनेगा ही नहीं। अब तीसरा बचा हमारा ग्लूलिसिन, ठीक है। अब ये ग्लूलिसिन के अंदर क्या होता है, आपका 29 पोजीशन पे क्या था ओरिजिनली, लाइसिन था, ठीक है। अब इस लाइसिन की जगह पे क्या कर देते हैं हम लोग, ग्लूटामिक एसिड को डाल देते हैं, ठीक है। ये डाल देते हैं हम लोग ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। तो लिस्प्रो के अंदर क्या कर दिया था, लाइसिन और प्रोलीन को इंटरचेंज कर दिया। एस्पार्ट के अंदर क्या कर दिया, प्रोलीन की जगह पे एस्पार्टिक एसिड डाल दिया। और ग्लूलिसिन में क्या कर दिया, लाइसिन की जगह पे ग्लूटामिक एसिड डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 इंसुलिन बन दिए जो कि मोनोमर के फॉर्म में रहेंगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा फास्ट एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद में हमारा होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। ये होता है हमारा रेगुलर इंसुलिन जो कि हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ह्यूमन एक्ट्रापिड भी बोलते हैं, ठीक है। लैब के अंदर आप लोगों ने कभी, सॉरी, आपके वार्ड के अंदर आपने इसको इसी नाम से सुना होगा, ठीक है, ह्यूमन एक्ट्रापिड, ठीक है। तो अब ये वाला जो आपका इंसुलिन होता है ना, इसको जनरली हम लोग अगर सबक्यूटेनियसली दे तो कितने टाइम में एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा आपका 30 से लेके 45 मिनट के अंदर, ठीक है। और ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वाले जो होते हैं ना, 15 मिनट या उससे भी कम टाइम में एक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो सबक्यूट दोगे तो क्या करेंगे, ये 30 से लेके 45 मिनट के अंदर काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब क्या होता है, जब कभी भी हमारे पास एक पेशेंट आएगा अगर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को इमरजेंसी होती है, इसलिए डीके के अंदर हम लोग इस रेगुलर इंसुलिन को आईवी रूट में देते, ठीक है। क्या देते, आईवी रूट में। अब जब हम लोग आईवी में देते हैं तो ये क्या कर जाएगा, मोनोमर्स में तुरंत ही टूट जाएगा, ठीक है। तुरंत किस में टूट जाएगा, मोनोमर्स में टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला इंसुलिन आईवी रूट में दिया जा सकता है। सिर्फ आपका जो रेगुलर इंसुलिन है उसको भी हम लोग आईवी में दे सकते हैं, बाकी किसी भी इंसुलिन को हम लोग आईवी नहीं देते, ठीक है। चलो, तो ये आपके हो गए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। इसके बाद में तीसरा वाला जो टाइप आपका आता है वो होता है आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। अब ये जो आपके इंटरमीडिएट वाले होते हैं ना, इनमें आते हैं मेनली आपके एनपीएच, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेडॉर्न, ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामीन हेगडॉर्न, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन एसिडिक है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटामीन, प्रोटामीन क्या होता है, ये आपके फिश के स्पर्म में से निकलता है, एक बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। इसको हम लोग मिला देते हैं उसमें, ठीक है। अब अगर इसको हम लोगों ने उसमें मिला दिया तो क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव मिलके क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर से एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा स्लो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्या कर दिया हम लोगों ने, इसमें एक प्रोटीन मिला दिया, ठीक है। ये प्रोटीन कैसा था हमारा, बेसिक, ठीक है। इसको हम लोग प्रोटामिन मिलते हैं। ये प्रोटामिन कहाँ से मिलता है हम लोगों को, फिश के स्पर्म से, ठीक है। जनरली फिश के स्पर्म से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये जब हम लोगों ने सबक्यूटेनियसली दिया तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। अब एक और इसकी चीज याद रखनी है आपको, ये आपका क्लाउडी दिखता है, ठीक है। वायल के अंदर कैसा दिखेगा, क्लाउडी दिखेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको आईवी दे सकते हैं, तो जवाब है नहीं। आईवी किसको देना है, सिर्फ हमारे रेगुलर इंसुलिन को देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये है आपका एनपीएच। तो इसके बाद में हमारे आते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है।
अब ये जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स होते हैं ना, ये हमारे लगभग 24 घंटे की बैकग्राउंड कवरेज देते हैं, ठीक है? लगभग 24 घंटे की बैकग्राउंड कवरेज देते हैं। इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, 24 घंटे की कवरेज देने की वजह से इसके बहुत ज़्यादा पीक्स नहीं होते, ठीक है? तो पीक ना होने की वजह से ये कभी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगा, ठीक है? वरना कभी-कभी पेशेंट को क्या हो जाता है, नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। रात में कभी-कभी पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो इसकी वजह से ये सब नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहला जो आता है आपका, वो होता है ग्लार्जिन, ठीक है? ग्लार्जिन, ठीक है? अब देखते हैं कि ये ग्लार्जिन में इन्होंने क्या किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आपकी जो ए चेन थी इंसुलिन की, उस ए चेन पे 21st पोजीशन पे इन्होंने क्या कर दिया, ग्लाइसिन को लगा दिया, ठीक है? 21st पोजीशन पे ग्लाइसिन को लगा दिया। और आपकी जो बी चेन थी, उस बी चेन के एंड में इन्होंने क्या कर दिए, 2 अर्जिनाइन मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए, ठीक है? अर्जिनाइन मॉलिक्यूल्स कहाँ पे जोड़ दिए इन्होंने, इसके एंड पे जोड़ दिए, ठीक है? अब ऐसा करने से क्या हो गया, इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, वो नॉर्मल में जो एसिडिक होता है, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, ठीक है? अब न्यूट्रल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, ये वायल के अंदर कितना रहेगा पीएच इसका? इसका रहता है अराउंड लगभग 4 के अराउंड रहता है, ठीक है? 4 या 4.5 के अराउंड इसका रहता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम लोग इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे, तो वहाँ पे जाके पीएच क्या हो जाएगा? वहाँ पे जाके तो आपको पता है पीएच 7.4 हो जाएगा। तो जैसे ये उस पीएच में जाएगा, तो इसके क्या बनने लगेंगे? प्रिसिपिटेट बनने लगेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट, ठीक है? या फिर इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग इसको माइक्रो प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो अब ये माइक्रो प्रिसिपिटेट अगर इसके बन गए, तो ये क्या हो जाएंगे? स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? स्लोली एब्जॉर्प्शन, या फिर इसको हम लोग स्लो एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं, ठीक है? चलो, तो ये हो जाएगा इसका स्लो एब्जॉर्प्शन, ठीक है? अब इसके बाद में जो आपका दूसरा आ जाता है डेटेमिर, ठीक है? ये होता है डेटेमिर। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कलाकारी कर दी, इन्होंने B29 पोजीशन पे, मतलब बी चेन के अंदर 29 पोजीशन पे एक 14 कार्बन की फैटी एसिड की चेन लगा दी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरिस्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? मैरिस्टिक एसिड। तो इसने क्या कर दिया, मैरिस्टिक एसिड की एक चेन जोड़ दी। अब इसकी एक खास बात होती है, ये ब्लड में जाते के साथ में चिपक जाता है आपके अल्ब्यूमिन के साथ, ठीक है? किसके साथ में चिपक जाता है? अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन के साथ, ठीक है? और अल्ब्यूमिन के साथ ये टैक्सी में घूमता है और धीरे 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 डिटैच होता है, मतलब इसका स्लो डिटैचमेंट होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमें लॉन्ग लास्टिंग एक्शन देता है, ठीक है? तो ये आपके हो गए लॉन्ग एस्टिंग, ठीक है, सॉरी, लॉन्ग एक्टिंग हो गए, ठीक है? इसके बाद में लास्ट आपके बचे अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है? ठीक है, तो ये लास्ट वाले क्या हो जाएंगे आपके, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। चलो, ये 5 नंबर का हेडिंग देता, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है? अब अल्ट्रा लॉन्ग में क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा खासा कवरेज इसमें मिल जाता है। ये लगभग आपके चलते कुछ 40 घंटे के आसपास में, या फिर उससे भी ज़्यादा चल सकते हैं, ठीक है? कितना कवरेज देगा आपको? मोर देन 40 आवर्स के अराउंड, ठीक है? इसमें आपको एक ही नाम याद रखना है, डेग्लूडेक, ठीक है? डेग्लूडेक। अभी डेक क्यों आ गया, क्योंकि क्या होता है, इसके बी चेन के अंदर 29th नंबर की पोजीशन पे एक हेक्सा डेकेनोइक एसिड जोड़ दिया जाता है, ठीक है? हेक्सा डेकेनोइक एसिड, ठीक है? अब क्योंकि हेक्सा डेकेनोइक एसिड इसमें जोड़ दिया जाता है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर क्या होता है, एक बहुत ज्यादा हेक्सामर्स बना लेता है, ठीक है? मतलब क्या हो जाएगा, मल्टी हेक्सामर्स बना लेगा, ठीक है? आपको पता है हेक्सामर को मोनोमर में टूटने के लिए टाइम हो जाता है, और अगर बहुत सारे ऐसे हेक्सामर्स बना दिए जाए, तो मोनोमर्स के अंदर टूटने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही ये स्लोली 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 रिलीज होता रहेगा, ठीक है? इसलिए इसका हाफ लाइफ बहुत हाई होता है, ठीक है? क्या होता है, इसका हाफ लाइफ हाई होता है। तो ये आपके हो गए अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है? इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग
डायबिटीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? डायबिटीज़ में क्या-क्या होता है, एचएचएस पढ़ेंगे हम लोग, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय।